जय गो माता जय गोपाल। आज हम पथमेड़ा गो चिकित्सालय के अध्यक्ष आलोक जी सिंगल से बात करना चाह रहे हैं। भाई साहब, यहाँ ये चिकित्सालय बना और बाड़मेर जैसलमेर गो बाहुल्य क्षेत्र है, इस चिकित्सालय की क्यों आवश्यकता पड़ी और आपके मन में कैसे विचार ये आया कि चिकित्सालय बनेगा? 2011 में बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में केन एनर्जी और राजवेश जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। प्रतिदिन यहाँ पर गाड़ियों के कारण एक्सीडेंट होते थे। एक वर्ष में ही यहाँ से हम लोगों ने पथमेड़ा को हेल्पलाइन के नाम से काम किया और लगभग 500 से अधिक दुर्घटनाग्रस्त केस पथमेड़ा में हुआ है। तो 2011 दिसंबर में जब पथमेड़ा में बहुत बड़ा उत्सव था, तो पथमेड़ा महाराज जी का ऐसा भाव बना कि बाड़मेर में कम से कम एक दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का चिकित्सालय तो बनना ही चाहिए। और फिर अप्रैल 2012 में राधा कृष्ण जी महाराज के मुकाबले से नानी बाई के मायने का यहाँ पर आयोजन हुआ और पथमेड़ा को चिकित्सालय बाड़मेर के भविष्य की नींव पड़ी। 26 अक्टूबर 2012 को अभी हम जहाँ पर बैठे हैं कामधेनु कीर्ति नगर में, यहीं पर सदैव पथमेड़ा महाराज जी के पावनकर कमलों से बाड़मेर जिले के मूर्धन्य संतों के सानिध्य में और विशेषकर संत कृपाराम जी महाराज के उपस्थिति में श्री पथमेड़ा को चिकित्सालय बाड़मेर की नींव रखी गई। तब से अब तक 9 वर्षों में लगभग 6000 से अधिक गौवंश की जो दुर्घटनाग्रस्त था अथवा गंभीर बीमार था, उसकी सुंदर सेवा यहाँ पर अब तक संपादित हुई। गो चिकित्सालय की उपयोगिता के बारे में आपकी यहाँ इस क्षेत्र में उपयोगिता क्या है? बाड़मेर जैसलमेर सर्वाधिक गौ बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। डेयरी का नेटवर्क भी यहाँ ग्रामीण स्तर तक बहुत अच्छा नहीं है और गाय के दूध में फैट कम होता है, इसलिए उसका बहुत अधिक मूल्य भी नहीं मिलता है। तो गौपालन यहाँ के लोगों के लिए लाभदायक नहीं रहता। इस स्थिति में पूरे बाड़मेर जैसलमेर जिलों में कम से कम 15-20 लाख गौवंश ऐसा है जो निराश्रित गौवंश की भांति सड़कों में, खेतों में, खलिहानों में, खलों में घूम रहा है। पिछले 20 वर्षों से विकास की अंधी दौड़ में बाड़मेर जैसलमेर में बहुत अधिक वाहन बढ़ गए, खूब सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप कल्पना कीजिए, डामर की तपती सड़क पर 50-55 डिग्री जहाँ का टेम्परेचर है, एक 120 की स्पीड से आ रही गाड़ी एक गाय के 1 वर्ष के बछड़े को टक्कर लगा देती है। उस बछड़े का एक पाँव टूट गया, एक सींग टूट गया और सड़क पर उसका खून बह रहा है। उस सड़क पर जहाँ पर पाँव रखना भी मानव के लिए संभव नहीं है, वहाँ उस घायल अवस्था में वो वहाँ पड़ा है। अब उसकी चिकित्सा की तो बात बहुत दूर है, उसको पानी पिलाने वाला भी वहाँ कोई नहीं है। उस स्थिति में श्री पथमेड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर का दायित्व बनता है कि उम्र तो जिस गौवंश की जितनी परमात्मा ने लिखी है उतनी ही रहेगी और उसको चिकित्सा, भोजन और आश्रय की कोई कमी नहीं है। और ये काम मुझे कहने में अत्यंत खुशी हो रही है। 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 10वां वर्ष चल रहा है। यह दुर्घटनाग्रस्त गौवंश की सेवा का यह प्रकल्प अनवरत रूप से 24 घंटे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। महाराज जी के सपनों के अनुरूप बाड़मेर जैसलमेर जिले के एक एक दुर्घटनाग्रस्त केस को हम अपने सर्वाधिक प्रयासों से, सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से उन्हें अपने पाँव पर चलने लायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत ये 8 साल से चिकित्सालय चल रहा है, उसके बीच में समय जो 2012 से लेकर 2022 तक चल रहा है, इस चिकित्सालय में आप किस नजरिए से देखते हो चिकित्सालय की? जो उद्देश्य लेकर के इस चिकित्सालय की स्थापना की गई थी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमने 100% उस लक्ष्य को प्राप्त किया है, परंतु भाव यही रहा है कि जो भाव संतों का था, जो भाव सदैव पथमेड़ा महाराज जी का था कि बाड़मेर जैसलमेर जिले के प्रत्येक दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर बीमार, विकलांग, अशक्त गौवंश को चिकित्सा, आश्रय और आहार की प्राप्ति हो, उस दिशा में हमने बढ़ने का प्रयास किया है। आज बालोतरा में भी 1-2 गौ चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं, जैसलमेर में भी एक गौ चिकित्सालय कार्य कर रहा है और कई गौशालाओं ने अपने अपने स्तर पर थोड़ा बहुत ही सही गौ चिकित्सा के विषय में ध्यान देना प्रारंभ किया है। उद्देश्यों की संपूर्ण प्राप्ति के लिए
जिस स्तर के प्रयास होने चाहिए और जैसा समाज का, शासन का, प्रशासन का सहयोग होना चाहिए, वो हम ले नहीं पाए। मैं इसमें किसी की गलती नहीं मानता, मैं हमारी स्वयं की गलती मानता हूँ कि हम हमारे इस सेवा रूपी जो पुष्प है, इसकी खुशबू को बाड़मेर जैसलमेर के सभी लोगों तक, उनको इसका आनंद नहीं दे पाए। पर आप ये निश्चित मानिए कि जो जो यहाँ पर आया है और जिसने यहाँ की सेवा को देखा है, उसने इस सेवा को जीना प्रारंभ किया है। मैं इस आपसी बातचीत के माध्यम से जो लोग भी ये चलचित्र देख रहे हैं, उन सबसे आग्रह करूँगा, आप एक बार श्री पथमेड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर केवल दर्शन के लिए आइए, निर्भीक होकर के आइए। कोई आपसे ज़बरदस्ती चंदा नहीं लेगा, कोई आपसे ज़बरदस्ती समय नहीं लेगा। केवल आप यहाँ आएँ, गाय के पास बैठें, ठीक वैसे ही जैसे अभी हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं, इस तरह इन गायों के बीच में बैठ करके आप इनकी पीड़ा को एक बार समझने का प्रयास करें। बस इतना ही है, प्रयास करेंगे कि संतों के भाव के अनुरूप और गाय की आवश्यकता के अनुरूप जीवन में जब तक श्वास है तब तक ये कार्य हमसे छूटे नहीं, अनवरत चलता रहे। आज आप गौ चिकित्सालय के माध्यम से आम लोगों को या बाड़मेर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो ये देना चाहूँगा कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो प्रतिभा है, चाहे वह बुद्धि के रूप में देखिए, चाहे शारीरिक सौष्ठव के रूप में देखिए, फौज में सर्वाधिक लोग बाड़मेर जैसलमेर के हैं। आज IAS, IPS, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सारे बाड़मेर जैसलमेर से अधिकाधिक जो हमारे होनहार विद्यार्थी सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ के राजनेता जो हैं पूरे देश में अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दे रहे हैं। उन सबके मूल में कहीं न कहीं उनके आहार में गोगव्य है। उनको बचपन से ही दूध दही घी देसी गौमाता का प्राप्त हुआ है। उनको गोबर और गौमूत्र से सिंचित धरती से प्राप्त अन्न फल सब्जियां भोजन में प्राप्त हुई है। मैं मानता हूं कि बाड़मेर जैसलमेर जिले के समस्त नागरिकों पर, यहाँ के श्रेष्ठी वर्ग पर, यहाँ के मूल जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर, जो यहाँ के राजनेता हैं उन पर, जो बड़े व्यापारी हैं उन पर, सब पर गौ माता का कर्ज है। वह जीवन के क्षेत्र में जहाँ भी रहे, उस क्षेत्र में उन्हें भगवान खूब सुख, समृद्धि और आयुष्य प्रदान करे। पर वो इन सब की मूल जो गाय है उसको अगर भूलेंगे तो उनका वह सुख जो है वो स्थायी नहीं होगा। मैं उन सबके एक साथी के रूप में चाहूँगा कि उनका वो जो सुख है, उनकी जो उपलब्धियाँ हैं वो स्थायी बने। उनको स्थायी बनाने का संतों के माध्यम से सुना है एकमात्र साधन निरंतर गौ सेवा है। मैं एक बार पुनः सभी से आग्रह करूंगा, इस गौ चिकित्सालय में आएँ, यहाँ की छोटी छोटी आवश्यकताओं को आप अपना माने। एक बीमार गौ माता, जैसा आप पीछे देख रहे हैं, इनका पाँव कट चुका है, पिछले 1 साल से एक ही जगह पर सोए हुए हैं। अभी आपसे हमारे से कुछ नहीं चाहते थे कि ये भी देखने लग गए। इनको लग रहा है मेरे बारे में बात हो रही है। आप खाली यहाँ पर आइए, इनसे बात कीजिए, इनके ऊपर हाथ घुमाइए, यहाँ ब्रश रखे हुए हैं, उन ब्रश से उनके शरीर को सहलाइए। भोजन यहाँ पर रखा है, उनको भोजन परोसिए, अपने हाथ से खिलाइए। आपके हृदय में एक ऐसा आनंद प्राप्त होगा, उसके बाद में सेवा के लिए हमें आपसे निवेदन नहीं करना पड़ेगा। कुछ काम यहाँ पर चल रहे हैं, जिन काम में इस क्षेत्र के लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। चारा गोदाम की बहुत भारी दिक्कत है। आज चारा 14 रुपये 13 रुपये किलो है। हमारे पास बड़ा चारा गोदाम नहीं है, हम चारा स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। एक चारा गोदाम निर्माणाधीन है, लगभग 20 लाख की राशि से वो चारा गोदाम तैयार होगा। आज ही एक भैया अभी फ़ोन पर मुझे कह रहे थे कि निर्माण का कार्य ज़्यादा हो रहा है। हम घर में 3 लोग रहते हैं और 4 रूम का मकान बनाते हैं। बाहर कार की पार्किंग भी चाहिए, हमें लोन भी चाहिए, हमें स्टोर भी चाहिए, हमें स्टडी रूम भी चाहिए। 3 लोग घर में हैं, 3 टॉयलेट बाथरूम भी चाहिए। तो जिस स्थान पर 850 गोवंश रह रहा है, और वो भी ऐसा गोवंश जो चल नहीं सकता, जो घूम नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो किसी से कुछ कह नहीं सकता, उनके भोजन को सुरक्षित रखने के लिए एक चारा गोदाम क्या महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं है?
उस चारा गोदाम की सेवा में भी मैं आप सभी भारतवासियों से, विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर वासियों से आग्रह करूंगा, आप सहयोग करें। एक और महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर चल रहा है। जैसे मानव के आंख में मोतियाबिंद होता है, मानव की आंख में मस्सा बनता है, मानव की आंख में काला पानी बनता है, उसी प्रकार गायों की आंख में भी कई बार मस्सा बन जाता है, जिसे जी बाना कहते हैं लोकल भाषा में, और गायों को भी मोतिये की बीमारी हो जाती है। उनकी चिकित्सा अभी वर्तमान में बीकानेर में है, जोधपुर की एक गौशाला में, पन्नालाल गौशाला में है, और कहीं पर राजस्थान में नहीं है। हमने उसको यहाँ प्रारंभ करने का एक मन में विचार किया है। एक गौभक्त ने अपनी ओर से पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के लिए सेवा राशि देने की स्वीकृति भी दे दी है, और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड का काम चल रहा है। उसकी जो मशीनरी आएगी वो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की आएगी। आज के समय में जब 30 रुपए किलो जौ है और 13-14 रुपए किलो चारा है, तब यह चिकित्सालय उन मशीनरी के लिए राशि जुटाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड बन रहा है, ऑपरेशन थिएटर हमारे पास पहले से एक बना हुआ है, उसको थोड़ा मॉडिफाई ही कराना पड़ेगा। आप लोग इन इक्विपमेंट की सेवा में हमारा सहयोग करें, और ये इक्विपमेंट जिस दिन आ जाएंगे उस दिन मेरा ऐसा मानना है, बाड़मेर जैसलमेर जिले की कम से कम प्रति वर्ष हम 50 से 100 गाय को अंधेपन से बचा पाएंगे, जो अपने आप में एक अद्वितीय सेवा होगी। इसके अलावा एक और ऐसा कार्य है जिस विषय में हमें आगे बढ़ना है। 25 अक्टूबर 2021 को श्रद्धेय पथमेड़ा महाराज जी का बाड़मेर प्रवास था। उन्होंने ये कहा कि बाड़मेर जैसलमेर जिले की गौशालाओं में जाकर के चिकित्सा करने वाली कोई व्यवस्था अभी नहीं है। हर गौशाला अपनी चिकित्सा व्यवस्था नहीं बना सकती, इसलिए वहाँ जाकर चिकित्सा व्यवस्था बहुत आवश्यक है। हमें एक बोलेरो नुमा गाड़ी की आवश्यकता है, जिसके पीछे की जो सीट होती है सबसे पीछे वाली, वहाँ पर औषधि भंडार बन जाए, उसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, एक ड्राइवर रहे, और सप्ताह में 6 दिन वो अलग अलग गौशाला में जाकर के वहाँ गौ चिकित्सा शिविर लगाए। अगर वो गौशाला औषधि की व्यवस्था करने में सक्षम है तो औषधि की राशि देवे, अन्यथा वह राशि भी श्री पथमेड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाए। इस व्यवस्था में हमें एक गाड़ी की आवश्यकता है, उसके लिए भी मेरा दानदाताओं से आग्रह है। और वो जो कंपाउंडर, डॉक्टर और ड्राइवर जाएंगे, उनका वेतन लगभग महीने का 70 से 80 हज़ार रहेगा, और महीने की कम से कम 1 लाख की औषधि रहेगी। मैं चाहूँगा ऐसी संस्थाएं, ऐसे सेठ, ऐसे राजनेता इस सेवा के प्रकल्प में आगे आएं, और यह पीड़ित गाय तक पहुंचकर जो चिकित्सा करने का भाव पथमेड़ा महाराज जी के हृदय में आया है, उसको धरातल पर उतारने में हमारा सहयोग करें। एक ये बातें तो ऐसी है जो प्रोजेक्ट के रूप में हमें आगे करनी है। कुछ बातें इस गौ चिकित्सालय की सामान्य आवश्यकताओं की है। लगभग 150 गोवंश का नित्य इलाज होता है, जिनके लिए महीने की लगभग 1 लाख रुपए की औषधि की आवश्यकता रहती है। 850 के लगभग गोवंश है। सभी गोवंश को आधा किलो पौष्टिक आहार अनाज मिले ही मिले, ऐसा संपूर्ण प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अंदर जो ये गोवंश आपके सामने बैठा हुआ दिख रहा है, इन सारे गोवंश के लिए बाजरे की देशी कुतर हम 12 महीने यहाँ उपलब्ध करवाते हैं, आज जिसका भाव 14-15 रुपए किलो है। इन बैठी हुई गायों के लिए हरा चारा इनको पचता नहीं है, इसलिए अभी जैसे तरबूज आ रहे हैं, फिर और कोई सब्जियां आती है, इस तरह की सब्जियों की और तरबूज की व्यवस्था भी नित्य प्रति रहती है। बाहर की गायों के लिए चारे की आवश्यकता रहती है। प्रतिदिन लगभग इस चिकित्सालय के संचालन में 50,000 रुपये की राशि की आवश्यकता रहती है। हमारे चिकित्सालय के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और बाड़मेर जिले के ही नहीं, राजस्थान के और राजस्थान से बाहर के भी सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। वो अपने जन्मदिन पर 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया हमें उपलब्ध करवाते हैं। परिवार में पुण्यतिथि के अवसर पर उपलब्ध करवाते हैं, मकान के मुहूर्त पर उपलब्ध करवाते हैं, और एकादशी, अमावस्या,
पूर्णिमा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ऐसे जो उत्सव आते रहते हैं, दीपावली, इन सब पर उपलब्ध करवाते हैं। मैं चाहूँगा कि बाड़मेर जैसलमेर जिलों का प्रत्येक व्यक्ति जो बाड़मेर जैसलमेर में रहे, चाहे विश्व में कहीं भी रहे, और बाहर के भी जो गोभक्त हैं, अगर बाड़मेर की आबादी की बात करूं तो लगभग 40 से 50 लाख की आबादी है। अगर एक व्यक्ति, एक परिवार 1000 रुपया प्रतिवर्ष की सेवा का संकल्प ले लेवे तो मुझे नहीं लगता बाड़मेर जिले की किसी भी गौशाला में चारे का अभाव रहेगा। मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा, इन व्यवस्थाओं में चारे की आवश्यकता में, पौष्टिकार की आवश्यकता में, औषधि की आवश्यकता में आप बढ़ चढ़ करके सहयोग कराने मदद करें। मैं आपको बताता हूँ, चारे की जो अभी समस्या चल रही है, ये केंद्र सरकार का मसला चल रहा है, जो किसी भारत में 4-5 स्टेट में यह चारा बंद कर दिया है, हरियाणा में, एमपी में, यूपी में। उसकी वजह से 4 रुपये का चारा अभी 12 से 14 रुपये हो गया है। तो आप सरकारों से अपील क्या करना चाहते हो, आम जनता से क्या अपील करना चाहते हो? मैं देखिए आम किसानों से अपील करूंगा, अखबारों में आप पढ़िए, धीरे धीरे चारा उत्पादन वाली फसलों का रकबा घट रहा है और कॉमर्शियल क्रॉप बढ़ रही है। जैसे इस बार मारवाड़ के गांवों में सरसों बड़ी मात्रा में बोया गया। पिछले साल भयंकर अकाल था, चारा था नहीं, चारागाह खाली थे, और जो ट्यूबवेल वाले लोग हैं, सिंचाई वाले लोग, उन्होंने भी इस बार बहुत बड़ी मात्रा में सरसों बोया। बोले सरसों का भाव अच्छा मिलेगा, तेल का भाव ज़्यादा है। प्रकृति ने हमारे को अनाज के रूप में जो जो चीज़ दी है, उन सब में अनाज के मुकाबले चारा ज़्यादा दिया है। चाहे आप बाजरी ले लीजिए, बाजरी का वजन और चारे का वजन कितना अधिक है। गेहूँ ले लीजिए, चावल ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, मोट ले लीजिए, हर चीज़ में अनाज और दलहन में मूल अनाज का और दलहन का वजन कम है और चारे का वजन ज़्यादा है। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, चारे और दलहन की फसलों को अधिकाधिक बोएं। जिस दिन हमारा गौवंश नहीं रहेगा और अन्य पशुधन नहीं रहेगा, उस दिन मानव जीवन भी नहीं रहेगा, और बगैर चारे के यह संभव नहीं है। ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा। सरकारों का विषय है, हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने चारे को प्रदेश से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी है। हमारे आरटीओ बहुत एक्टिव हैं। चारे की गाड़ी जो जाल से भरी हुई होती है उसको रोक करके 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का भी चालान कर रहे हैं। गोवंश भरकर जाने वाली गाड़ी को तो रोक नहीं पा रहे हैं, और जिसमें गोवंश के लिए चारा जा रहा है उस गाड़ी को रोक करके चालान करने में बड़ी कर्मठता का उदाहरण दे रहे हैं। कम से कम गाय को बख्श दीजिए, चारे से भरी हुई गाड़ी का कम से कम चालान मत कीजिए, तो वो गाड़ी वाला निर्भीक होकर के गाड़ी लाएगा। किसानों से भी मैं आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा, अनाज को आप मर्जी पड़ोस भाव में बेचिए, पर चारा अगर किसी गौशाला में जा रहा है तो अपना मान करके, अपनी गाय मान करके कुछ कम कर लीजिए, क्योंकि गौशालाओं की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है। अगर केंद्र सरकार ने ये जो प्रतिबंध राज्यों ने लगाए हैं और जो स्टॉक करने की प्रवृत्ति चारे के व्यापारियों में बढ़ी है, उस पर अगर रोक नहीं लगाई तो आने वाले 2, 4, 5 सालों में मुझे लगता है कि ये जो दूध की नदियां बहने की बात जो अमूल करता है, भारत का स्वाद, दुनिया का स्वाद अमूल, जब पशुधन के पास चारा ही नहीं होगा तो दूध कहाँ से आएगा। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, चारे की फसलों को अधिक बोएं। केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा और सभी सरकारों को इस बात के लिए जोर दे करके एक अकालग्रस्त राजस्थान के लिए चारे की सप्लाई को निर्बाध चालू किया। आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में, गाय के विषय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर सवाल है। सदैव पथमेड़ा महाराज जी ऐसा कहते हैं कि गाय की रक्षा केवल समाज के बस का कार्य नहीं है। जब तक शासकीय सहयोग नहीं होगा तब तक बहुत बड़ी मात्रा में गौसेवा का कार्य नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर गौसेवा क्यों कह रहा हूँ कि पशु की सेवा तो पशुपालक करता ही है, क्योंकि उसे सीधा उसको फायदा है। आज गाय उतनी लाभदायक नहीं रह गई, ये भौतिक रूप से।
तो मेरा पहले मैं राज्य सरकार से आग्रह करूं, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2019 के बजट में यह कहा था कि हम गौवंश के लिए 9 माह का अनुदान देंगे। उस बात को 2 वर्ष हो चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय को उनके शब्द याद दिलाना चाहूँगा, आप यथाशीघ्र 9 माह का अनुदान प्रारंभ करें। हमारे मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 2 वर्ष पूर्व अनुदान को छोटी गाय का 16 से बढ़ाकर 20, बड़ी का 32 से बढ़ाकर 40 रुपये किया था। तब चारे का भाव जो था वो 5-6 रुपये किलो था। आज चारे का भाव 12 से 15 रुपये किलो है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पार्टी लाइन से आगे बढ़कर के उन्होंने गौ सेवा में सहयोग किया है। मैं उनसे ये भी आग्रह और निवेदन करूंगा कि आप ये जो अनुदान 3 महीने की या 6 महीने का जो अनुदान मिल रहा है, इसको 9 महीने करें। इस अनुदान की राशि को 35 और 70 करें, 35 छोटी गाय का, 70 बड़ी गाय का। 5 किलो चारा अगर 15 रुपये में खरीद करके एक गाय को खिलाना है, बड़ी गाय को, तो 75 रुपये बनता है। पौष्टिक आहार उससे अलग है, ग्वाले की मजदूरी अलग है। 70 रुपया सरकार देगी तो कुछ समाज भी करेगा। ये मेरा राज्य सरकार से आग्रह। केंद्र सरकार से एक विशेष आग्रह है। केंद्र सरकार ने 2 प्रोजेक्ट बनाए थे नस्ल संवर्धन के लिए। जब गाय बचेगी नहीं तो संवर्धन किसका करेंगे? सबसे पहला कार्य संरक्षण का है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड को केंद्र सरकार की मदद बहुत कम हो गई है। मैं आग्रह करूंगा जीव जंतु कल्याण बोर्ड को बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार राशि उपलब्ध कराए और उनके माध्यम से गौशालाओं के ढांचागत विकास का कार्य संपादित हो। साथ ही NDRF एक्ट में अकाल की अवधि में जो कैटल कैंप का प्रारूप था, आज बाड़मेर जिले में कैटल कैंप चल रहे हैं, और एक हास्यास्पद स्थिति है कि जिस गांव में 2000 गाय है वहां पर 100 गाय का कैंप है, क्योंकि लघु और सीमांत किसान के पास 100 गाय ही है। पर गाय तो लघु सीमांत किसान की भी 15 रुपये किलो का चारा खाएगी और एक श्रवण किसान की गाय भी 15 रुपये किलो का चारा खाएगी। एक 100 बीघा जमीन वाले की किसान की गाय भी 15 रुपये किलो का चारा खाएगी। तो पूर्व की भांति 2015 से पूर्व जो स्थिति थी, उसी प्रकार NDRF एक्ट में लघु एवं सीमांत किसान की गाय का जो पैरा एक्टिव हुआ है उसको ड्रॉप करके वापस अनुदान चालू करे। उससे बड़ा फायदा ये होगा कि गौशालाओं को भी अनुदान मिल पाएगा। नहीं तो पिछले 6 साल से अकाल में राजस्थान की एक भी गौशाला को केंद्र की ओर से कोई अनुदान नहीं मिला है। मैं केंद्र की हमारी जो यशस्वी मोदी जी की सरकार है उनसे भी आग्रह करूंगा कि गौग्रास की राशि को सरकार के खजाने में रख करके हमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। गौ माता के गौग्रास को अगर आप उसके बुक तक पहुंचाएंगे तो वो हज़ारों गुना करके पुनः भारत को लौटाएगी, हमारे को लौटाएगी। ये मेरी केंद्र सरकार से विशेष आग्रह है। एक केंद्र सरकार से मेरा और आग्रह है, डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी है किसी से छिपी हुई नहीं है। उसके लिए कौन दोषी है? केंद्र दोषी है, राज्य दोषी है, सरकारों का विषय है, पर रेटें तो बढ़ी है। तो परिवहन अनुदान चारे पर तत्काल चालू करें, क्योंकि जो लोहा लाद कर गाड़ी जाएगी उसमें तो 40 टन लोहा आ जाएगा, और जिस गाड़ी में चारा आएगा उसमें तो 15-18 टन चारा ही आएगा। तो उस गाड़ी वाले को वो कीमत पड़ता नहीं लगती ट्रांसपोर्टेशन की। केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि परिवहन अनुदान चारे पर 12 महीने ही लागू करें। अकाल की स्थिति हो अथवा नहीं हो, जो भी गाड़ियां चारे का परिवहन करेगी उनको एक निश्चित मात्रा में परिवहन का अनुदान दिया जाएगा। ऐसा कोई क्लॉज बनाए तो ही आने वाले समय में हम गौवंश को और अन्य पशुओं को चारा उपलब्ध करवा पाएंगे। एक साहब, जैसे आज 45 डिग्री तापमान में भीषण गर्मी है, जो बाहर सड़कों पे आवारा पशुधन घूम रहे हैं, तो आप यहाँ स्थानीय प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? इस विषय में अभी राजस्थान सरकार से बात हुई थी 3 दिन पहले राजस्थान गौशाला समिति के मुखियाओं की। राजस्थान सरकार ने जिन गौशालाओं में पानी की दिक्कत है वहाँ टैंकर भेजने की बात कही है। वो धरातल पर कितनी लागू हुई मैं उस विषय में नहीं जाऊँगा, पर जो निराश्रित गौवंश है जहाँ पर भी है उनके लिए नरेगा के माध्यम से, ग्राम पंचायत की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और नगर पालिका अपने निजी आय के माध्यम से गौ कुंडों का निर्माण करे, पानी की खिलियों का निर्माण करे। और जिस प्रकार अकालग्रस्त क्षेत्रों में टैंकर से पानी की सप्लाई होती है, वैसे ही गौवंश के लिए गौशालाओं में और निराश्रित गौवंश के लिए गोकुंडों में
और नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं में तत्काल पानी की आपूर्ति प्रारंभ की जाए। अभी आपने देखा होगा खूब सारी संस्थाएं परिंदे लगा रही है तो पक्षी पानी के बगैर बढ़े नहीं, तो ठीक उसी प्रकार ये गोकुंड और गौ माता के लिए पानी की खेलियों का कार्य सरकारें, ग्राम पंचायतें, जिला परिषद ये सब मिलकर के करे। प्रत्येक ग्राम स्तर तक गोकुंड बने और उनमें पानी की आपूर्ति निर्बाध चालू हो, ऐसा कार्य करें। जय गौ माता, जय गौ माता।